संभल की, जहां पर खुदाई में हर दिन नई नई चीजें सामने आ रही हैं। बात साथ ही करेंगे दिल्ली चुनाव की भी और बताएंगे अरविंद केजरीवाल ने कौन सा नया दांव चला और क्रिसमस को लेकर पीएम मोदी का क्या है कार्यक्रम, ये भी आपको बताएंगे। बात करेंगे ब्रिटेन की और बताएंगे ब्रिटेन को चीन से खतरा क्यों लगता है। ये तमाम बड़ी खबरें आगे इस बुलेटिन में होंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं एमपी के भोपाल से आ रही खबर के साथ। भोपाल में गोल्ड और कैश कांड पर नया अपडेट सामने आ रहा है। भोपाल से कार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। काले खजाने वाली कार का यह नया वीडियो है जो सामने आया है। 52 किलो सोने और 10 करोड़ कैश पर यह नया खुलासा हुआ है। डायरी में काली कमाई के बंटवारे का पूरा राज छुपा हुआ है, जो जानकारी सामने आ रही है। यही वो कार है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। यही वो कार है जिसकी चर्चा मध्य प्रदेश के नेता से लेकर आम आदमी कर रहा है। दरअसल ये वही कार है जिसमें 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपया कैश मिला था। सीसीटीवी फुटेज में कार उसी घर से निकल रही है जिस घर पर छापा पड़ा था। कार बाहर निकलती है, एक शख्स कार से उतरता है, कार का गेट बंद करता है और फिर कार लेकर चला जाता है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच एजेंसियां एक एक कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं। सौरभ शर्मा और उसके करीबी के ठिकानों पर जो रेड पड़ी है उसमें कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। कुछ डायरी भी मिली है जिसमें काली कमाई के बंटवारे के जुड़े राज दफन हैं। सौरभ शर्मा के संबंध मंत्रियों और अफसरों से भी थे और इतनी बड़ी रकम किसकी है इसको लेकर भी पड़ताल चल रही है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये पैसा आरटीओ बैरियर से उगाया गया मालूम पड़ता है। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा हुआ और तेज रफ्तार डंपर ने 9 लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। तो सड़क हादसा महाराष्ट्र में, जी हां, महाराष्ट्र के पुणे में यह एक्सीडेंट हुआ है। 9 लोगों को एक डंपर ने टक्कर मारी है। 3 लोगों की मौत की खबर है। और संभल के चंदौसी में डीएम के आदेश के बाद खुदाई चल रही है। खुदाई में संभल के सीने से चौंकाने वाले राज निकल रहे। चंदौसी में सुरंग मिली है तो आज तहखाने पर बड़ा खुलासा हो सकता है। जेसीबी मशीनों की मदद से खुदाई का काम चल रहा है। मशीनें अपना काम कर रही हैं और आसपास खड़े लोगों की नजर उस जगह पर टिकी हुई है जहां खुदाई चल रही है। मशीनों ने अपना काम शुरू ही किया था कि कुछ ही देर में जमीन के अंदर एक बावड़ी मिल गई। ये बावड़ी करीब 200 साल पुरानी बताई जा रही है। इसे चंदौसी की रानी सुरेंद्र बाला देवी की रियासत का हिस्सा बताया जा रहा है। यहाँ पे बावड़ी जो बना हुआ था ये इसके चारों तरफ खेत था। वो खेत के बीच में जैसे बावड़ी एक रेस्ट हाउस बना हुआ था एक तरीके से। तो लोग बाग आते थे, जैसे मेरे बाबा दादा लोग आते थे तो वो लोग यहाँ पे रेस्ट करते थे जैसे फार्मिंग के टाइम। तो ये बहुत अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस थी। तस्वीरें संभल के शहजादी सराय इलाके की हैं। शिवनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में खुदाई चल रही है। ड्रिल मशीन और हथौड़ी से जमीन पर बने स्लैब को तोड़ा जा रहा है। जैसे ही स्लैब के ऊपर का हिस्सा टूटता है, कुआं नजर आने लगता है। कुआं काफी गहरा है और कुएं में 8 फीट नीचे पानी दिख रहा है। संभल में अब तक 19 कुएं मिल चुके हैं। उनमें ये इकलौता कुआं है जिसमें पानी दिख रहा है। संभल में जो खुदाई हो रही है उस पर राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। एक अनारकी जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, चाहे वो संभल हो या जहाँ भी हो, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का सरकार की ओर से लगातार प्रयास हो रहा है, वो माहौल को बिगाड़ने के लिए हो रहा है। और अब 90 सेकंड में आपको दिखाते हैं देश और राजनीति से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के क्रिसमस समारोह में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री इस तरह के आयोजन में शामिल होगा। दिल्ली के CBCI सेंटर में हो रहे इस समारोह में पीएम मोदी के साथ साथ कार्डिनल और बिशप, चर्च के सदस्य और ईसाई समुदाय के बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं।
क्रिसमस समारोह के साथ साथ पीएम मोदी आज भर्ती अभियान रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित भी करेंगे। देश की अलग अलग 45 जगहों में होने जा रहे इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों के नियुक्ति पत्र देंगे। रोजगार मेले के जरिए अब तक करीब 8.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी शहर का दौरा करेंगे और 10 दिसंबर को अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर भड़की हिंसा में मारे गए 2 लोगों के परिवारों से मिलेंगे, जिसमें राहुल मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी और मृतक विजय वाकोड़े के परिवार से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, पार्टियां चुनाव जीतने के लिए दांव पेच का सहारा ले रही हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं और बुजुर्गों के वोट बटोरने के लिए आज से 2 योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है, जिसमें पहली योजना महिला सम्मान योजना है तो दूसरी योजना संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें महिलाओं को 1,000 रूपए मासिक और बुजुर्गों को फ्री इलाज की सुविधा का वादा किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धार्मिक हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म को समझना जरूरी है। हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने धार्मिक शिक्षा के महत्व को बताया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सत्य ही धर्म का आधार है। धर्म हा सत्याचा आकार आहे आणि आता बाबांनी सांगितलंय त्या धर्माचं रक्षण झालं पाहिजे। धर्माचं आचरण हे धर्माचं रक्षण आहे। इससे पहले मोहन भागवत ने 19 दिसंबर को भी पुणे में एक बयान में कहा था कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। खड़गे ने मोदी सरकार पर निर्वाचन आयोग की शुचिता को नष्ट करने का आरोप लगाया। सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव करते हुए सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को नष्ट करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता खत्म करने की साजिश बताया है। देखो हमारी पार्टी ऑलरेडी रिएक्ट की, बार बार वही बोलना अच्छा नहीं। बांग्लादेश से लगातार हो रही घुसपैठ के मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। टीएमसी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है तो वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल से 8 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से एक संदिग्ध आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम बांग्लादेश से जुड़ा है। ये लोग बंगाल में अपना नेटवर्क को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अंसार अल इस्लाम बांग्लादेश के संदिग्धों की घुसपैठ के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अर्थात ন্যাশনাল প্রোটেকশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দায়িত্ব আর আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, সেই দায়িত্বটা পালন করুন যাতে কেউ পাস ওভার না করে যায়। ঠিক যে পাশের দেশ বাংলাদেশ থেকে এরা আসছে, এটা যাতে কোনো দেশ থেকে না আসে, পাস ওভার না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব ওকে এবং বিএসএফকে আরও বেশি জোরদার করুন। শুধু রাজনীতি করার জন্য আমি ওখানে বর্ডার খুলে দিলাম আর এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে गवर्नमेंट किछु करছে না, এটা বলা ভুল। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने फिरहाद हकीम के आरोपों पर सख्त ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। फिरहाद हकीम एक अशिक्षित, फिरहाद हकीम आगे जमी जा চেয়েছে भारत सरकार দিয়ে দিক, তারপরে বিএসএফ যদি কাঁটাতার দিতে না পারে, অনুপ্রবেশ আটকাতে না পারে, তখন কথা আওয়াজ তুলবেন, আমরাও সঙ্গ দেব।
त्रिपुरा के रास्ते भी घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, जिसे रोकने के लिए राज्य सरकार अलर्ट है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने TV9 से बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों पर बात की। 1971 में भी हम लोग देख चुके हैं और देश विभाजन के बाद भी हम लोग देख चुके हैं त्रिपुरा में। और एक तो तनाव तो है, नो डाउट। बांग्लादेश का भी जो सिचुएशन है, खास करके वहाँ का जो माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरह खबर हमेशा मिलता रहता है, इसको लेके त्रिपुरा में भी काफ़ी थोड़ा सा टेंशन कभी कभी दिखाई दिया। लेकिन हम लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कोई टेंशन को लेके बाद में ऐसा इसको कोई ख़राब माने डायरेक्शन में ना जाए, तो हम लोग हमेशा त्रिपुरा सरकार और ये हमने एड्रेस किया। और हमें हमेशा जहाँ कुछ भी होता है यहाँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमेशा बात करता रहता हूँ। क्या हम लोग जैसे ही वहाँ का प्रधानमंत्री जिस दिन वहाँ से चले गए, तभी से टेंशन स्टार्ट हुआ। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक शादी समारोह में एक साथ पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में आप देखिए। उद्धव और राज ठाकरे एक साथ खड़े हैं, दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही है। तभी अचानक राज ठाकरे की नजर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पर पड़ती है। वो उन्हें आगे आने के लिए कहते हैं। मौका था राज ठाकरे की बहन के बेटे की शादी का। दादर में हुई इस शादी में पूरा ठाकरे परिवार एक साथ दिखा और उनके बीच मजबूत पारिवारिक रिश्ता भी नजर आया। ठाकरे भाइयों के एक साथ आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। संसद परिसर में धक्का मुक्की कांड में जांच का दायरा बढ़ सकता है। क्राइम ब्रांच आज बीजेपी के घायल सांसदों के बयान दर्ज कर सकती है। संसद परिसर में धक्का मुक्की कांड के बाद अब सबकी नजरें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच पर टिकी हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर होने के बाद संसद से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने की कवायद तेज हो गई है। धक्का मुक्की कांड में बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे, जिनका दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम आज बीजेपी के दोनों सांसदों का बयान दर्ज कर सकती है। संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की कांड की जांच क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुर स्थित आईएससी यूनिट कर रही है। मामले की संजीदगी और गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है। धक्का मुक्की कांड की जांच करने वाली एसआईटी में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर हैं, जो सीधे डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे। मामले की जांच में 2 एसीपी को एसआईटी में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि मामला पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल है। क्राइम ब्रांच की एसआईटी आज इस मामले में अपनी तफ्तीश शुरू कर सकती है। महाकुंभ में अखाड़ों का पहुंचना शुरू हो गया है। पेशवाई के साथ आवाहन अखाड़ा मेले में प्रवेश कर चुका है। आह्वान अखाड़े की पेशवाई पूरी शक्ति और वैभव के साथ निकाली गई। पेशवाई में बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ नागा साधु भी शामिल हुए। नागा साधुओं ने पूरे रास्ते अपने युद्ध कौशल का जलवा दिखाया और पूरे रास्ते तलवार और लाठियां भांजते हुए गए। महाकुंभ में शामिल होने के लिए अब अखाड़ों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस पेशवाई में बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ शामिल हैं और जो नागा साधु है वो भी इस पेशवाई में आप देख सकते हैं कि शस्त्रों के साथ ये नागा साधु भी इस पेशवाई में पूरी भव्यता के साथ यहाँ पेशवाई में चल रहे हैं। पेशवाई में आह्वान अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर रथ पर सवार होकर पेशवाई में चलते रहे। आह्वान पेशवाई गाजे बाजे के साथ निकाली गई। पेशवाई की भव्यता कुछ इस तरह रही कि कई किलोमीटर तक लोग देखने के लिए सड़क पर जमे रहे। पेशवाई में शामिल सभी बड़े संत महाकुंभ को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ये एक ऐसा धार्मिक मेला है जिसमें सभी लोग एक स्थान पर रहकर प्रभु की अर्चना करते हैं। आज की हमारी पेशवाई बहुत भव्य, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर निकली है। आह्वान अखाड़े की पेशवाई बहुत अच्छी, बहुत भव्य निकली है और हम अपने इलाहाबाद से हम गंगा संगम में सोने में आज से हम सोने में प्रवेश हो रहे हैं। वहाँ उसके क्या करेंगे, अपना देवता की पूजा करेंगे, यात्रा करेंगे, अपना लंगर चलाएंगे।